हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? थिंक एसएससी के साथ साथ आपका साइंस स्पेशल के इस नए बैच में भी बहुत बहुत स्वागत है। आज ये क्लास आपकी मॉर्निंग में 11 o'clock होने वाली थी, लेकिन आपको पता होगा कि शनिवार को भी मैंने एक क्लास ली थी और शनिवार से ही मेरा गला थोड़ा सा खराब है और ये मौसम चेंज होने की वजह से मुझे हल्का सा फीवर जैसा लग रहा है और वो मेरी शक्ल से भी आपको दिख रहा होगा। तो मैं बिल्कुल भी उठने की हिम्मत ही नहीं हुई, बिल्कुल गला एकदम चौक हो रखा था, आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, इसलिए मैंने आपकी क्लास को शाम को ट्रांसफर करा। और अभी हो सकता है 1 से 2 दिन, जब तक मेरी तबीयत सही नहीं होती है मैं शाम में ही क्लास लूं, लेकिन 1-2 दिन के बाद जैसी तबीयत ठीक होती है मैं मॉर्निंग में 11 o'clock की आपकी क्लास रखूंगी। आइए सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है और समझ में आ रही है आवाज भी और वीडियो भी? तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे आ चुके हैं। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। साउंड वगैरह सब ठीक होगी मुझे लगता है, क्योंकि मेरे सामने कैमरा वगैरह सब साउंड में देख पा रही हूँ, सब ठीक है। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये साइंस स्पेशल का बैच है, जिसमें अभी आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री चल रहा है और कुछ दिनों के बाद यानी नेक्स्ट वीक से अंकुर सर भी आपको ज्वाइन कर लेंगे और फिजिक्स की क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। बायोलॉजी की एक क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी आज ये पहली क्लास है। ऐसे कितने बच्चे हैं प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए जिनकी आज ये फर्स्ट क्लास है। ओके, मुन्ना कुमार, शिवा कुमार सिंह आ चुकी हैं, खुश कुमार, आलम, मुन्ना, कमलेश, मोंडल, मनीषा, विकास, रिशु, कमलेश आ चुकी हैं, पूजा आ चुकी हैं, एक बायोलॉजी लवर भी है। अच्छा, और उसके बाद एक बच्चा कह रहा है कि मैम केमिस्ट्री की लाइव क्लास में साउंड नहीं थी, ऐसा कुछ भी हुआ है क्या? एक बार मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ये चेक कर लेना कि साउंड नहीं थी क्या। तो आप एक बार चेक कर लेना कि साउंड नहीं थी केमिस्ट्री की क्लास में। अगर तो नहीं थी तो सर को एक बार बता दीजिएगा, सर वापस से रिपीट कर देंगे उस चीज को, है ना? प्लीज टेक्निकल टीम तो शायद देख लीजिएगा ना। मेरी क्लास में तो साउंड थी ना। चलो फिर स्टार्ट करें अपना आज का क्लास। हाँ जी मैम, यस मैम, हुआ था साउंड इश्यू, हुआ था। साउंड नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। 22 मिनट तक, कितना 23 मिनट तक साउंड नहीं थी। तो फिर तो सर को सर से आप बोल दीजिएगा, टेक्निकल टीम को मैं बोलती हूँ कि सर से बोले कि वापस लेक्चर को रिपीट कर देंगे आज की क्लास में। तो सर प्लीज इस मैटर को आप एक बार सर को कन्वे कर देना, इस चीज को। आइए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा सा 5 मिनट में रिविजन कर ले पिछली क्लास का। मैं हर क्लास में आपको पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था उसको 5 मिनट में फटाक फटाक रिवाइज करके आगे का चैप्टर स्टार्ट करूंगी। देखो, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया कि बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? लिविंग्स, यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। और लिविंग्स क्या होते हैं? लिविंग्स क्या होते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लिविंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं सजीवों के। वो लक्षण जिस भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसी को हम लिविंग कहते हैं, उसी को हम सजीव कहते हैं। जिसमें से फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में क्या होनी चाहिए? सेल्स होनी चाहिए, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उसके बॉडी में। यानी कि कोशिका से बना हुआ कोई भी जीव है उसको हम सजीव ही कहेंगे, उसको हम लिविंग ही कहेंगे, है ना? हाँ जी, गुरु पूर्णिमा के लिए जो भी मुझे विश कर रहा है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद है आपके साथ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि लिविंग वही है जिसमें सेल्स हो, यानी कि सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से पूरा लिविंग बॉडी बन जाता है। तो उस बॉडी को हम लिविंग कह देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वायरस में सेल नहीं होती हैं और फिर वायरस को हम लिविंग क्यों बोलते हैं, वो सब हम पढ़ लिए थे। दूसरा मैंने बताया था कि लिविंग्स वही है जिसकी सेल्स के अंदर क्या हो? प्रोटोप्लाज्म हो। ये बात आपको अच्छे से नोट करनी है कि एक सजीव के शरीर की कोशिका के अंदर जीव द्रव्य का होना जरूरी है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है वो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कि प्रोटोप्लाज्म का सॉलिड पार्ट क्या होता है, लिक्विड पार्ट क्या होता है, वो आप लास्ट क्लास देख के पढ़ सकते हैं। मैं आपको पीपीटी दिखाकर यहां पर आपको बता सकती हूँ कि इस तरीके का मैंने प्रोटोप्लाज्म का फोटो दिखाया था। यस और नो? यस ना? चलो अब बात करते हैं तीसरा कैरेक्टर। आज यहां से अपनी क्लास स्टार्ट होगी। थर्ड पे आता है कि हम किसी भी जीव को सजीव या लिविंग कब कहेंगे? जब उसमें पॉइंट नंबर 3 नोट कीजिएगा मेरे साथ कि कोई भी लिविंग बॉडी है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, या कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी चाहिए, और हिंदी में बोलते हैं चापचयी क्रियाएं होनी चाहिए। चापचयी क्रियाएं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो। ये नाम आप अक्सर सुनते हो। लड़कियां बहुत
बहुत ही बार सुनती हैं इस नाम को। अगर किसी लड़की का कभी थायराइड कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला होगा आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रखा है, या आपका मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो रखा है, या आप जिम करते हैं, या आप एक अच्छी डाइट लेते हैं तो डाइटिशियन के पास जाते हैं, या अपने जिम ट्रेनर के पास जाते हैं, तो अक्सर वो लोग एक टर्म यूज करते हैं कि आपका मेटाबॉलिक रेट कम है या ज्यादा है, ऐसा कुछ आपको सुनने को मिलता है। अब क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म, ध्यान से सुनना। किसी भी लिविंग बॉडी में, अब प्लीज कमेंट मत करो, मेरे तरफ देखो, चुपचाप सुनो, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं आपका बेसिक क्लियर कर रही हूँ, आगे चलकर नहीं बताऊंगी कभी भी। जब थायराइड हार्मोन पढ़ाऊंगी तो मैं कहूंगी थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देते हैं, तो वहां नहीं बताने वाली मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, कहूंगी वो पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। देखो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। एक दिन में किसी भी लिविंग बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। आप जानते हैं हमारा बॉडी है, ये एक मशीन है, एक मशीन की तरह काम करते हैं आपके ऑर्गन्स, है ना। तो मैंने कहा हमारे बॉडी में एक दिन में हजारों केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उन सारी की सारी को एक साथ मिला दे तो उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसका मतलब मैम, हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो हमारी सेल्स के अंदर एक दिन में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को एक साथ मिलाकर हम क्या नाम देते हैं, उसे हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, चापचयी क्रियाएं या चापचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। आप कैसे मैम, हमारे बॉडी में क्या मैम केमिकल रिएक्शन होती है? हमने तो सुना है कि केमिस्ट्री की लैब में केमिकल रिएक्शन होती है। नहीं, अभी आपका 2 मिनट में आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। साउंड तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, यहां से तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। आप सोच रहे हो कि मैम हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं? बिल्कुल। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस 2 टाइप से होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे चलकर। एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन। मैंने कहा हमारे बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उनको एक साथ मिला दो तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है, चापचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये चापचयी अभिक्रियाएं 2 टाइप से होती हैं, एक होती है एनाबॉलिक और दूसरी होती है कैटाबॉलिक। दूसरी कौन सी होती है? कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये आप केमिस्ट्री में भी आगे चलकर पढ़ोगे। केमिस्ट्री में आपको सर पढ़ाएंगे कि एग्जाम में पूछा जाता है, एक रिएक्शन दिया जाता है और बोलता है इनमें से कौन सी कैटाबॉलिक है, कौन सी एनाबॉलिक है, ऐसा कुछ पूछा जाता है। हिंदी में एनाबॉलिक को कहा जाता है उपचय अभिक्रियाएं, उपचय अभिक्रियाएं, और इसको अपचय कहा जाता है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर एक दिन में या किसी भी लिविंग बॉडी में, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ हम में ही होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, नहीं, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्लांट्स भी लिविंग होते हैं, उनमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, सब में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस 2 टाइप से हो सकती है, एक एनाबॉलिक, दूसरा कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक का मतलब जब जब आप पढ़ोगे तब तब आप पढ़ोगे सिंथेसिस। कहीं पर भी एनाबॉलिक रिएक्शन होती है ना, वहां पर सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, कोई नई चीज बनती है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है। सिंथेसिस को हिंदी में कहा जाता है संश्लेषण। आप आगे चलकर पढ़ोगे जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है ना। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना, फॉर्मेशन होना, नया चीज बनना, प्रोडक्ट बनना। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनना। इसका मतलब मैम एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, मान लो ये 2 छोटे थे, इनके साथ ये 2 और छोटे मॉलिक्यूल जुड़ गए, और इन छोटों छोटों के जुड़ने से बहुत सारे, आप कितने भी नंबर ले सकते हो, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे अणु थे, कुछ ये थे कुछ ये थे, ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपस में जुड़ गए और इनके जुड़ने से इस तरीके से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया, एक बड़ा अणु बन गया। तो इसको कहा जाता है एनाबॉलिक रिएक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? जब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु का फॉर्मेशन करते हैं या संश्लेषण करते हैं तो उस रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अभी एग्जांपल दूंगी, आप बोलोगे यस मैम हमें समझ में आ गया। एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिख रही हूं मैं यहां पर, कौन सा?
तो पहला एग्जाम्पल होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बनना। आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड होती है। लास्ट एसएससी जीडी के क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन भी है ये कि प्रोटीन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होना किस टाइप की रिएक्शन है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा सा प्रोटीन बनाते हैं। अरे जैसे हम क्या करते हैं, शादी ब्याह में क्या करते हैं, बूंदी बनाते हैं और बूंदी को आपस में जोड़कर एक बड़ा सा लड्डू बना लेते हैं। तो बड़ा लड्डू क्या हो गया, प्रोटीन, और बूंदी क्या हो गई, अमीनो एसिड। बहुत सारी अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से एक प्रोटीन बन जाता है। और देखो ये बहुत सारे अमीनो एसिड, तो यहां पर क्या बना होगा, एक बड़ा सा प्रोटीन बना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। प्रोटीन का बनना किस प्रकार की एक चयापचय अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल लिख रही हूं, हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है। ये कैसे बनता है आगे की बात है, अभी नहीं, फिलहाल सिर्फ एग्जांपल लिख के छोड़ दो। तो एनाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रही है, हमारे बॉडी में ही विटामिन डी बनता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन बनते हैं। तो यही तो मैंने ऊपर लिखा कि किसी भी लिविंग बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, या तो होंगी एनाबॉलिक या होगी कैटाबॉलिक। तो बताओ ये दोनों हमारे बॉडी में होती है कि नहीं होती है? हम में होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जैसे हम में प्रोटीन बनते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में भी प्रोटीन होते हैं। हम क्यों खाते हैं प्लांट की सब्जियां, प्लांट के फ्रूट्स, फल और सब्जियां क्यों खाते हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन हमें प्लांट से मिलते हैं, बहुत सारे प्रोटीन हमें प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट्स भी लिविंग है, तो किसी भी लिविंग बॉडी में एनाबॉलिक रिएक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब आओ दूसरे टाइप की, व्हाट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। अपचय अभिक्रिया क्या होती है? इसका जस्ट उल्टा, जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल है वो टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। इसे अपचय अभिक्रिया कहा जाता है। जो बहुत सारी बूंदी को आपस में जोड़कर एक लड्डू बनाओगे तो वो एनाबॉलिक है, उस लड्डू को तोड़ दोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएंगी, आपकी बूंदी मिल जाएंगी। तो जब बड़े को छोटे में तोड़ते हैं तो उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिख लो यहां पर, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हिंदी में कहा जाता है श्वसन की अभिक्रिया। किसी भी लिविंग बॉडी में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। वो किस टाइप की, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। दूसरा एग्जांपल लिखो, एक्सक्रीशन। ये सब पढ़ेंगे आप अपन आगे, थोड़ी देर के बाद ही आएंगे ये सब। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की अभिक्रिया भी एक टाइप की कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटीन बनना, विटामिन डी बनना, ये सब किस में होते हैं, ये सब एक लिविंग बॉडी में होते हैं। और जिन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये बनते हैं या ये प्रोसेस होती है, उन सबको एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब मैम हमने लिविंग्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। कौन कौन से? लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल्स हो, लिविंग वही है जिसकी सेल्स में प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य हो, लिविंग वही है जिसके बॉडी में क्या हो, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो, चयापचय की अभिक्रिया या चयापचय क्रियाएं हो। अब वो चयापचय की अभिक्रिया 2 टाइप से हो सकती है, या तो एनाबॉलिक होगी या कैटाबॉलिक होगी, लेकिन होती जरूर है। प्लांट्स में भी कैटाबॉलिक एनाबॉलिक होता है, हम लोगों में भी होता है, गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर सब में होता है, लेकिन इस मार्कर में किसी भी टाइप की कोई कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन नहीं है। तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। ये मार्कर सेल से नहीं बना हुआ, इसलिए क्या है, ये नॉन लिविंग है। इस मार्कर में जब सेल्स ही नहीं है तो सेल्स में प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है, इसलिए ये नॉन लिविंग है। लेकिन मेरे बॉडी में सेल्स भी हैं, मेरी सेल्स में प्रोटोप्लाज्म भी है, और मेरे बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी होती है, इसलिए मैं लिविंग हूं। तो 3 लक्षण आपको सजीवों के पता लग गए। वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको 102 दिनों में, ठीक है। इसी को मैंने एक डायग्राम के साथ आपको मैं यहां पर दिखा देती हूँ। ये देखिए बच्चा, आप अगर जिसको मेरे इस तरीके से नहीं समझ में आता तो मैं फोटो भी लेके आती हूँ, उससे आप समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मेटाबॉलिज्म 2 टाइप से होता है, एनाबॉलिज्म
और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये एनाबोलिक है। और कैटाबोलिक में क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स टूट के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। ये सब किस में होनी चाहिए, किसी भी लिविंग बॉडी में, कोई भी सजीव का शरीर है उसमें ये सब होनी चाहिए। तो आपने 3 लक्षण पढ़ लिए लिविंग्स के। चलो आओ नेक्स्ट 4th वन पे। डाउनलोड ऑप्शन पे हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है, मैं कल आपको अपडेट दे दूंगी कि डाउनलोड ऑप्शन आपको कब तक मिल जाएगा। सारे नए बैचेस में आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मैं बात कर लेती हूँ एक बार ना टेक्निकल टीम से, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पर, कोई भी लिविंग बॉडी है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए। कोई भी लिविंग बॉडी है उसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए, पोषण की प्रक्रिया होनी चाहिए। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं, तो आप सब मुझे एक ही आंसर करोगे, मैं अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और बिना ऊर्जा के आप और हम काम नहीं कर पाएंगे। एकदम बिल्कुल परफेक्ट बात है। हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमारी सेल्स के अंदर एनर्जी बनती रहे, ऊर्जा बनती रहे। और अगर ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी सेल्स डेड हो जाएंगी, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, धीरे धीरे हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी और एक दिन हम मर जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक ऐसे ही प्लांट्स भी खाना बनाते हैं, प्लांट्स भी खाना बनाकर खाते हैं। अब वो बात अलग है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, उससे खाना बन जाता है, हम रसोई में बनाते हैं, वो सब आगे की बातें हैं। ऐसे ही गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, शेर, खरगोश, कोई भी बिना न्यूट्रिशन की प्रोसेस के बिना रह पाया है क्या, आज तक नहीं रह पाया। आपके घर में कोई भी पेट है, कुत्ता है आपके पास, आप इसको खाना नहीं दो, एक दिन वो भी मर जाएगा। लेकिन ये मार्कर नॉन लिविंग है, क्या ये खाना खाता है, नहीं खाता है ना। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसका इंटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हैं। यानी कि कोई भी लिविंग बॉडी है, उस लिविंग बॉडी में पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। बोलते हैं ना, एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ऐसा आपने कभी सुना होगा, है ना। केमिस्ट्री की क्लास में साउंड नहीं थी, मैं बोल दूंगी, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री की क्लास में अगर नहीं थी साउंड तो मैं एक बार इस बात को मैंने कन्वे कर दिया है टेक्निकल टीम को, बाकी मैं और भी बता दूंगी। तो या आज सर को आप कमेंट ही कर देना क्लास में, सर वापस रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस किसी भी लिविंग बॉडी में कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए। और न्यूट्रिशन में क्या लेता है कोई भी लिविंग बॉडी, न्यूट्रिएंट्स लेता है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जो भी ऐसी कोई चीज जिसको खा रहा है, जिससे एनर्जी मिल रही है, उसी को न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे आप रोटी खाते हो, आप चावल खाते हो, आप और क्या क्या मिठाई खाते हो, फल खाते हो, फ्रूट खाते हो, दे ऑल आर न्यूट्रिएंट्स, ये सब पोषक तत्व है। अब जिस प्रोसेस के थ्रू खा रहे हो उसको हम न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहते हैं। ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस 2 टाइप से हो सकता है, होना चाहिए लिविंग्स में, लेकिन 2 टाइप से हो सकता है। या तो होगा ऑटोट्रोफिक मोड से, या तो कौन से मोड से होगा, ऑटोट्रोफिक मोड से। ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है स्वपोषी, यानी कि अपना पोषण जो खुद कर ले, अपने आप जो खाने को बनाए अपने बॉडी में, जो स्वयं अपने आप खाना बना ले और फिर उस खाने को तोड़ के उससे एनर्जी ले ले, उस न्यूट्रिशन के मोड को ऑटोट्रोफिक मोड कहा जाता है। और दूसरा आता है हेटेरोट्रोफिक मोड। हेटेरोट्रोफिक मोड, हेटेरोट्रोफिक का मतलब होता है परपोषी। पर का मतलब होता है कोई दूसरा, किसी दूसरे से अपना लालन पोषण करे, जिसके बॉडी में खुद में न्यूट्रिएंट्स नहीं बनते हैं, जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, किसी अन्य जीव से अपना भोजन ग्रहण करे, उसको परपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत बेसिक है, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक मोड पे काम करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट, सभी हरे कलर के पौधे, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। कौन सी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खाना बनाते हैं। कौन बनाता है, प्लांट्स। ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम लिविंग्स के कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं
कि किसी भी सजीव के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, हेटरोट्रॉप्स का एग्जाम्पल आते हैं एनिमल्स, जानवर, जितने भी एनिमल्स हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी। और बच्चा दूसरा आप एग्जाम्पल यहीं पे लिखेंगे, ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य प्रजाति। ह्यूमंस किस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, तो आपको बताना है हेटरोट्रॉफिक मोड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। क्यों मैम, हम तो खाना खुद बनाते हैं। अरे खाना खुद बनाते हो रसोई में, लेकिन ये खाना कहां से आता है, कहां से मिलते हैं फल, कहां से मिलती है सब्जियां, कहां से आता है बाजरा, कहां से आती है गेहूं, कहां से आता है चावल, सब प्लांट से आता है। दूध कहां से मिल रहा है आपको, गाय भैंस से। तो गाय भैंस क्या हो गया, दूसरा एनिमल हो गया, है ना। तो हम हैं हाइड्रोट्रॉफिक मोड वाले, क्योंकि हम अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हमारे न्यूट्रिशन के मोड को हाइड्रोट्रॉफिक मोड कहा गया है, और हम लोगों को हेटरोट्रॉप्स कहा गया है, और प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा गया है। तो लिविंग वही है जिसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो, लिविंग के बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पे, 5 नंबर पे। ये सारे कैरेक्टर्स लिख रहे हैं हम लिविंग्स के। टोटल 10 कैरेक्टर होते हैं किसी भी लिविंग बॉडी के। ये 10 पता होगा तब आपको पता लगेगा कि लिविंग्स हम किसको बोलते हैं, सजीव हम किसको बोलते हैं। तो 5 नंबर पे, 5 नंबर ही है ना, शायद 5 नंबर ही होगा। 5 नंबर पे लिखिएगा कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस हो। किसकी प्रोसेस हो, डाइजेशन की प्रोसेस हो, पाचन की प्रक्रिया हो। अब डाइजेशन का मीनिंग क्या है, आपने खाना खा लिया, या आपके घर में कुत्ता बिल्ली कोई भी भेड़ बकरी कुछ भी है, सब खाना खाते हैं, खाना खा लिया। अब एक बात बताओ, हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है। अगर मैं बात करूं हमारे ऑर्गन सिस्टम किससे बना हुआ है, सेल से, कोशिका से ही मिलकर बने हुए हैं। तो सेल, अगर सेल के पास एनर्जी है तो टिश्यूज के पास है, टिश्यूज के पास है तो ऑर्गन्स के पास है, ऑर्गन्स के पास है तो हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी है, पूरे बॉडी में ऊर्जा है। अब आपने कभी सेल को देखा नहीं, नग्न आंखों से कोशिका दिख नहीं सकती। सेल इतनी छोटी होती है कि उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब इस इतनी छोटी स्ट्रक्चर के पास एनर्जी कहां से आती है, एनर्जी किससे मिलेगी, जो आप खाते हो उससे एनर्जी आती है। भगवान अपने आप एनर्जी नहीं दे रहा है। अगर भगवान सूर्य देव आपको बेड पे बैठे ही आपके शरीर के अंदर कोई ऐसा सिस्टम लगा दिए होते कि जिससे अपने आप आपकी सेल से एनर्जी बना रही है, तो आज कोई भी रोटी के लिए भाग नहीं रहा होता इधर से उधर, है ना। तो हमने खाना खाया, और खाना क्यों खाया, ताकि हमें उस खाने से क्या मिले, एनर्जी मिले। और एनर्जी किसके पास आनी चाहिए, सेल्स के पास, कोशिकाओं के पास। लेकिन सेल्स तो बहुत छोटी होती हैं, और हम खाने में क्या खाते हैं, इस तरीके से लार्ज मॉलिक्यूल्स। आपने रोटी खाई, आपने चावल खाया, आपने ब्रेड खाई, आपने सेब खाया, पपीता खाया, मिठाई खाया, वेज खाया, नॉन वेज खाया, मुझे कोई मतलब नहीं है ना। आप जो भी खाए वो सब आप किस फॉर्म में खाते हो, आप खाते हो लार्ज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, बड़े बड़े अणुओं की भोजन। बड़े बड़े अणु लेते हो आप, बड़े अणुओं के रूप में आप भोजन को ग्रहण करते हो, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमारी सेल्स को क्या चाहिए, बिल्कुल छोटे 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 मॉलिक्यूल्स चाहिए, ताकि सेल्स क्या करे, उससे क्या निकाल ले, एनर्जी, ऊर्जा निकाल ले। तो हमारे बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होगी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जिसका एग्जांपल एक है डाइजेशन। अब क्या होगा, डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, और ये डाइजेशन के थ्रू क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया के थ्रू ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे ना, ये इस तरीके से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे, ये इस तरीके से छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएंगे। अभी ये भी बड़े हैं, तो आगे चलकर इस तरीके से बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स, इतने छोटे कि इनका अवशोषण हमारी सेल्स कर लेंगी, हमारी कोशिकाएं कर लेंगी, और सेल्स इससे क्या लेंगी, एनर्जी लेंगी, एनर्जी लेंगी। तो वो केमिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हम जो खाना खाते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स खाते हैं, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में तोड़ते हैं, उस केमिकल प्रोसेस को, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं, हम पाचन की अभिक्रिया कहते हैं।
आपने सुना होगा कि एक स्वस्थ जीवन का जो रास्ता है वो पेट से ही निकल के गुजरता है। क्यों क्यों सुना है ऐसा? क्योंकि स्टमक इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपका पेट गड़बड़ा गया तो कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस गड़बड़ा गई, और डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ाया, इसका मतलब 50 तरीके की बीमारियां हो गई आपको। इसलिए आपका पेट साफ सुथरा रहना चाहिए। आपने सुना होगा डॉक्टर से अक्सर ऐसी बात। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैंने ये तो बता दिया कि जितने भी टाइप के लिविंग्स होते हैं उसमें डाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए, पाचन की अभिक्रिया होना चाहिए। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो हमारी सेल्स के पास कभी भी ऊर्जा नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी, और बिना ऊर्जा के हमारा बॉडी काम नहीं कर पाएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डाइजेशन किस टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन है, किस टाइप की चयापचय अभिक्रिया है, एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है, अपचय है या उपचय है? प्लीज कमेंट करके बताइए। हाँ जी, कमेंट करके बताइए कि डाइजेशन किस टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन है। मैं सभी के कमेंट का इंतजार कर रही हूं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कैटाबॉलिक प्रोसेस। एपी सिंह ने सही आंसर दिया, मुन्ना कुमार ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीपक जी, पिंकी मिश्रा, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक क्या होता है? जब बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे में टूटते हैं तो इसको कैटाबॉलिक कहा जाता है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, इसका भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। चलो एक बच्चे का क्वेश्चन है, मैम एनर्जी से मतलब क्या है यहाँ पे, चलो आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप कहोगे मैम मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो नॉन वेज खाता हूँ। मैं कहूंगी मैं वेजिटेरियन, मैं प्योर वेजिटेरियन, मैं वेज खाती हूँ। मैं कह रही हूँ आप कुछ भी खाओ, आप एगिटेरियन हो, आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, हम अल्टीमेटली क्या खाते हैं? हम खाते हैं न्यूट्रिएंट्स, हम पोषक तत्व खाते हैं। और हमारे बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? डाइजेशन होता है, मतलब ये टूटते हैं, इनका पाचन होता है। और पाचन होने के बाद हमें इन न्यूट्रिएंट्स से क्या मिलता है? ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स मिल जाते हैं, इस तरीके से। ये तो अपन ने ऊपर पढ़ा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? इतना छोटा तोड़ दो किसी भी मॉलिक्यूल को, इतना छोटा तोड़ दो कि वो सेल्स के अंदर उसका क्या हो जाए? अवशोषण हो जाए, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। और सेल्स क्या करती हैं? इससे ऊर्जा निकालती हैं। अब ये ऊर्जा किस फॉर्म में निकलती है? एक केमिकल रिएक्शन लिखती हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, कि जब कभी भी हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है तो मेनली हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ये पॉइंट किसी को ना समझ आए तो वो अभी के लिए स्किप भी कर देना। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में एनर्जी इसी ग्लूकोज से मिलती है, इसी ग्लूकोज से मिलती है। हमारी बॉडी में आप रोटी खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, कोई मिठाई खा रहे हो, आप दूध पी रहे हो, इन सबसे हमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट शर्करा मिलती है। और हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो शर्करा होती है वो यही होती है ग्लूकोज। इसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार की शर्करा है, ये एक प्रकार की कार्ब है, एक कार्बोहाइड्रेट है। और इस ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से आया अभी बात करेंगे हम। जैसे ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ता है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, केमिकल रिएक्शन है। अभी मैं आपसे पूछूंगी किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक है, आप मुझे बताओगे। CO2 बन गया, H2O बन गया, और साथ में यहां पर बहुत सारी हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा बनती है। और ये जो ऊर्जा होती है ना हमारे बॉडी में, इसको नाम दिया जाता है ATP। यानी कि हमारे शरीर में, या गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर जितने भी लिविंग्स हैं, उन सबके बॉडी में जो एनर्जी बनती है, जो ऊर्जा बनती है, उस एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं? हम ATP का नाम देते हैं। एंड ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सेम नाम हिंदी में है, लिख लीजिएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सेम नाम हिंदी में है, इसलिए मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूं, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ATP का फुल फॉर्म है। अब मैं आपको बताऊं, ये मेरा दिमाग है, ये दिमाग नहीं होता है वैसे, है ना, ये माथा होता है, ये खोपड़ी होती है। इस खोपड़ी के अंदर, ये खोपड़ी जब टूटेगी तो अप्रोक्स 2-2.5 लीटर खून निकलता है। फिर एक मेम्ब्रेन निकलती है पॉलिथीन जैसी, उस मेम्ब्रेन को हटाओगे, बीचों बीच आपका दिमाग पड़ा है। मैं आपको पढ़ा रही हूं अभी, तो मैं अपना दिमाग खर्च कर रही हूँ, दिमाग नहीं, दिमाग का एनर्जी खर्च कर रही हूँ। इसका मतलब मैं अपने दिमाग की क्या, ATP खर्च कर रही हूँ। मैं यहां से यहां चल रही हूं, मैं अपनी मसल्स की, मांसपेशियों की ATP खर्च कर रही हूं।
आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप जिम में दौड़ लगा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आपके बॉडी में जिस भी टाइप का आप एनर्जी का वर्कआउट कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, मतलब अपनी एटीपी खर्च कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में होती है? वो एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? और मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि डाइजेशन नहीं होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपका पेट गड़बड़ा गया, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया, तो मान लेना 50 बीमारियां हो जाएंगी। अगर डाइजेशन ना हो तो भाई डाइजेशन नहीं होगा तो ये न्यूट्रिएंट्स टूटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगा। अगर डाइजेशन स्लो हो गया तो कब्ज हो जाएगा, और बहुत फास्ट हो गया तो लूज मोशंस, दस्त लग जाते हैं आपको। और अगर डाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ तो क्या आपके बॉडी में एनर्जी बनेगी? नहीं बनेगी। अगर आप गुस्सा हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो बाहर से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो, मतलब आप किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं कर रहे हो तो डाइजेशन भी नहीं होगा। डाइजेशन नहीं होगा तो क्या एटीपी मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिना एटीपी के कितने दिन सरवाइव कर लोगे आप? 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना? धीरे धीरे आपकी सेल्स बोलेंगी एनर्जी एनर्जी एनर्जी, और आप एनर्जी नहीं दोगे तो आपकी सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगी। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, से ऑर्गन से पूरा आपका जो मशीनरी सिस्टम है, पूरा आपका बॉडी, इसकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब डाइजेशन इज मस्ट फॉर लिविंग्स। यही तो मैंने बोला कि जितने सजीव हैं उन सब में डाइजेशन की प्रोसेस होना चाहिए, उनमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए, और उनमें साथ में क्या होना चाहिए? सेल्स होनी चाहिए, सेल्स में प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, उनमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये केमिकल रिएक्शन किस टाइप के केमिकल रिएक्शन है, कैटाबोलिक है या एनाबोलिक है? तो मैं अब पढ़ना चाहूंगी कि किसने क्या कमेंट किया है। मैम एक बीमारी होती है जिसमें लोगों को पोटी नहीं आती है, मतलब बॉडी के अंदर ही खाना गायब हो जाता है, वो तो कॉन्स्टिपेशन है। अगर पोटी नहीं आएगी तो आपकी आंतड़ियां फट जाएंगी, आपका अपेंडिक्स फूल जाएगा, आपकी आंतड़ियां फट जाएंगी, डॉक्टर को आपकी आंतड़ी निकालनी पड़ जाएंगी, है ना? ओके, ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है? देखो, ग्लूकोज बड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी छोटे मॉलिक्यूल है, तो बड़ा किस में टूट रहा है? छोटे में टूट रहा है। और बड़ा जब छोटे में टूटता है तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? उसको कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। ये किस टाइप का रिएक्शन है? कैटाबोलिक। ठीक है बच्चों, चल तो लिविंग्स का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट कैरेक्टर लिखिएगा। हाँ, नोट्स में ये सब कुछ दे रखा है आपको, नोट्स अपलोड नहीं हुए होंगे तो मैं आज फिर बोलती हूँ टीम को, हो जाएंगे। नेक्स्ट है, लिविंग्स वही है जिनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो। किसका प्रोसेस हो? रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, श्वसन की अभिक्रिया हो। जो रेस्पायर करते हैं, जिनमें रेस्पिरेशन होता है, सिर्फ उसी को लिविंग्स बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। सभी लोग एक लंबी सी सांस लेंगे, फिर एक लंबी सी सांस छोड़ेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप क्या आंसर दोगे? मुझे पता है आपका आंसर क्या है, फटाक से आंसर दीजिए। हाँ जी, फटाक से आंसर दीजिए, व्हाट इज रेस्पिरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेस्पिरेशन क्या होता है? दीपक, हीट तो निकल सकती है ना, जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूटेगा तो हीट निकलेगी। यहां पर उसी हीट को आपने एनर्जी का नाम दे दिया। अच्छा, अंकिता कह रही है कि मैम रेस्पिरेशन इज ब्रीद। अच्छा नहीं, देखो आप में से मैंने पूछा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज श्वसन। श्वसन क्या? आपने इसका आंसर क्या दिया? कोई बोलेगा ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, कोई बोलेगा सांस लेना, कोई बोलेगा सांस छोड़ना। आज के बाद आप किसी को नहीं बोलोगे कि सांस लेना, सांस छोड़ना, या ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। ये ब्रीदिंग कहलाता है। ये एक टाइप का प्रोसेस है, इसको ब्रीदिंग कहा जाता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, उसको सुनने की कोशिश करना। ये हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, ठीक है। इस एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, और गैसों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? फटाक से बताओ, 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। गैसों के मिक्सचर को हम एयर, हवा कहते हैं। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा क्या है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। अब इस एयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं,
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी है, सारी गैसें मिली हुई हैं, कुछ टॉक्सिक भी होंगी। तो आप कैसे कह सकते हो कि जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं, आप कहना गैस नहीं, हम एयर लेते हैं। हम क्या लेते हैं? हम हवा लेते हैं। भाई हवा में तो सारी गैसेस है। वो बात अलग है कि इस एयर को आपने कहां से लिया? नोज, नाक से लिया होगा, कुछ मुंह से भी ले सकते हो सांस आप, क्योंकि ये दोनों से जो एयर जाती है वो एक ही पाइप में आगे चलकर जाती है, जिस पाइप को हम क्या बोलते हैं? जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, वायु नलिका कहते हैं। कौन सी? वायु का जो वाहन करती है, हवा वाली नली। ठीक है, हमारे गले में अगर आप किसी का गला यहां से घोंट के मार दो, देखा होगा मूवीज में, आप किसी का गला दाब के मार देते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंड पाइप होता है, विंड पाइप ब्लॉक हो गया, 10 मिनट तक किसी का गला से दबा दिया तो ब्लॉक, मतलब एयर नहीं आई। एयर नहीं आई इसका मतलब इसके बॉडी में धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने लग गया, क्योंकि एयर एक मीडियम है जहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए किसी का गला दबाने से इंसान मर जाता है ना? ठीक है, तो एयर आई। एयर कहां से? नाक से, या थोड़ी बहुत अगर आप नाक बंद कर लोगे तो आप मुंह से भी हवा ले सकते हो। और इन दोनों से होती हुई, मुंह और नाक से होती हुई हवा विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप एक पाइप है जो ये जो एयर आई है उसको धीरे धीरे कहां पर? आपके लंग्स, आपके फेफड़ों तक पहुंचाता है। दो फेफड़े, भगवान ने आपको इस तरीके से दो फेफड़े दे रखे हैं, लेफ्ट राइट, दो फेफड़े हैं सब में, आप में, मेरे में, सब में। ठीक है, दो लंग्स है। अब इन लंग्स के अंदर ये एयर आती है और लंग्स में क्या होता है? ब्लड। अब देखो यहां तक एयर ही आ रही है, हवा ही आ रही है, एंड एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। मैंने कहीं पर भी ऑक्सीजन की बात नहीं किया। ऐसे आई एयर नाक से होती हुई विंड पाइप में, विंड पाइप से फेफड़ों में, फेफड़ों में खून था और इस खून में जाकर मिल गई कौन सी गैस? इस एयर में से ऑक्सीजन। सिर्फ और सिर्फ हमारा खून कौन सी गैस को अपने साथ जोड़ लेता है? ऑक्सीजन को। बाकी आपके खून को बिल्कुल मतलब नहीं होता है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, आपने नाइट्रोजन लिया है, वो सारी इसी रास्ते से होती हुई और इसी नाक से आप आउट कर देते हो। जब आप सांस छोड़ते हो, जो आपने एक्स्ट्रा गैसेस ली हैं सारी आपने बाहर फेंक दी। आपके खून को सिर्फ और सिर्फ कौन सी गैस से मतलब है? ऑक्सीजन से। इसीलिए कहा जाता है जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात नहीं, जिंदा रहने के लिए आपके फेफड़ों के पास प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है, नहीं तो कितनी मुलाकात कर लेना, मर जाओगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई कि एयर इज द मीडियम ऑफ ऑक्सीजन फॉर आवर लंग्स। हमारे फेफड़ों के लिए हवा एक ऑक्सीजन को अंदर करने का एक मीडियम है। इस तरीके से ऑक्सीजन आ गया। हमारे खून में कौन सी गैस घुलती है? ऑक्सीजन। मुझे पता है आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे और आने भी चाहिए। जिसके दिमाग में नहीं आ रहे वो क्लास में दिमाग के साथ नहीं बैठा है, वो खोपड़ी के साथ बैठा है। और अपनी खोपड़ी को थोड़ा बोलो कि इसके अंदर जो दिमाग है उसको एक्टिव करो। ठीक है बच्चा, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा? पहला ये आ रहा होगा कि मैम खून ने ऑक्सीजन को ही क्यों अपने साथ घोला? तो इसका जवाब है हमारे खून के अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। खून की गलती नहीं है, सारी गलती इस हीमोग्लोबिन की है। यही हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है। आपने सुन रखा होगा हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून लाल होता है वगैरह वगैरह। ये सारे मैं सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन सही समय आने पर, अभी नहीं। सबने सुन रखी होंगी ये बात। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मैम खून ने हीमोग्लोबिन को ही क्यों जोड़ा। दूसरा क्वेश्चन, मैम इस ऑक्सीजन में ऐसा क्या होता है जो बाकी कोई गैस नहीं कर सकती? जब कोरोना वायरस फैला था तो लोग कौन सी गैस के सिलेंडर ढूंढ रहे थे? ऑक्सीजन के। किसने नाइट्रोजन पूछी थी क्या? किसने CO2 पूछी थी क्या? नहीं ना, सब ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे लोग। अब इस ऑक्सीजन में ऐसा क्या है कि ये आपको जिंदा रख देती है? ये ऑक्सीजन क्या करती है? थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है, इसको बर्न करती है, इसको जला देती है, इसको तोड़ देती है। और ये सिर्फ और सिर्फ हिम्मत एक ही गैस में जो ग्लूकोज को बर्न करती है, दैट इज ऑक्सीजन। इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। CO2 ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। भाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस से होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस से होता है। ऑक्सीकरण किस गैस की
उपस्थिति से होता है, ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन आया, इस ग्लूकोज को तोड़ा, और तोड़ने से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस यहां पर क्या, अब एटीपी लिखूंगी मैं, थोड़ी देर पहले ये तो बताया, एटीपी रिलीज होती है। और इसी एनर्जी से हमारी सेल्स काम कर रही है, मतलब हमारी कोशिकाओं के पास ऊर्जा है, सेल्स के पास है तो टिश्यूज के पास, टिश्यूज के पास तो आपके ऑर्गन्स के पास, आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका लीवर, फेफड़े सब काम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपके खून के अंदर इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, उस दिन क्या होगा, उस दिन इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा। और जब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी नहीं बनेगी। और जब एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या आपका फेफड़ों की सेल्स, क्या आपके लीवर, पैनक्रियाज, हार्ट कोई भी काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैम फिजिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। फिजिक्स भी क्या कहती है, काम करने के लिए बल देना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। बल क्या, एक टाइप की एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपकी सेल से, आपके टिश्यूज से, आपके ऑर्गन्स आप चाहते हो कि दिन रात काम करें, तो भैया उनको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब कोरोना में किस तरीके से कोरोना वायरस क्या कर रहा था वो भी सुन लो। कोरोना वायरस फेफड़ों के अंदर जा रहा था, और फेफड़ों की सेल्स में जहां ये प्रोसेस हो रही थी ना, क्या प्रोसेस हो रही है, जहां पे कोरोना से लोग क्यों मर गए, क्यों ऑक्सीजन के लिए तबाही मच गई थी, क्योंकि जहां पर जिस जगह खून के साथ ऑक्सीजन घुलता है, फेफड़ों की उन सेल्स के अंदर कोरोना जाकर इन्फेक्शन कर रहा था। कोरोना ने उस सेल के अंदर जाके पस भर दिया, उस सेल को खत्म कर दिया, उसे मार दिया। अब जब लंग्स के अंदर ये प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो बेचारे फेफड़ों के पास ऑक्सीजन नहीं आई, और जब फेफड़ों के पास ऑक्सीजन नहीं है तो फेफड़ा आगे भी नहीं भेज पा रहा था। इसलिए धीरे 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 इंसान का ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज आज के बॉडी में 92% है, कल 80, कल 75, परसों 70 और फिर 60 की रेंज में आ गया, तो मतलब इंसान खत्म होने वाला है। या तो उसे बाहर से ऑक्सीजन का सिलेंडर चढ़ा दो, नहीं तो भैया उसके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो गया, वो मरने वाला है। तो मैं कह रही थी कि लिविंग्स में कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आप सोचोगे कि मैम गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर सब में रेस्पिरेशन होता है, जी हाँ, सब में। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, बिल्कुल होता है, प्लांट में भी ये प्रोसेस होती है। इसलिए तो मैंने कहा, वो बात अलग है कि प्लांट्स CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, वही मैं बात करूंगी। प्लांट से पहले ये बनता है, फिर टूटता है। बेचारे ये तो प्लांट्स तो अपना खाना, ये ग्लूकोज खुद बनाते हैं। हम लोग तो मार्केट में जाते हैं, खरीद के ले आते हैं, पैसे दे के आ जाते हैं, घर पे लाके पका लेते हैं, खा लेते हैं। प्लांट्स तो बेचारे बनाते हैं ये। प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होता है, और हम में भी ये होता है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई? सुनोगे ना, रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं, वो हमारी तरह ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। हम तो दिन रात तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट्स दिन में तो ये ग्लूकोज बनाते हैं, बेचारे दिन में बनाएंगे, वो रात को सोचते हैं कि इस ग्लूकोज को तोड़ लें। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो रात को वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। तो अगर आप किसी पौधे के नीचे सो रहे हो और उसके पास आसपास के एनवायरनमेंट में आपको ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, क्यों? क्योंकि सारी ऑक्सीजन तो वो प्लांट ले रहा है। इसलिए कहते हैं रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, कहीं पर आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल में डिक्रीज हो सकता है। अब बात यह है, रेस्पिरेशन होता क्या है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने ये बता दिया कि लिविंग्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है। अगला क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आपको क्या बताना है आज के बाद? एयर का हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एंटर करना, उस एयर में से हमारे फेफड़ों के पास ऑक्सीजन का घुलना, ये ऑक्सीजन खून में घुलना, और इस ऑक्सीजन से फिर ग्लूकोज का टूटना, और टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनना। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, इसको हम श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, ये तो एक ब्रीदिंग है, इसको तो क्या कहते हैं हम, ब्रीदिंग कहते हैं, है ना? समझ में आ गई मेरी बात? पॉइंट समझ में आ गया कि कोई भी लिविंग्स है, एक बार मैं आपको फोटो दिखा के समझा दूं कि लिविंग्स किसको कहते हैं, जिनमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो, जिनमें सेल्स हो, सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए लिविंग्स के, दूसरा पॉइंट। तीसरा, लिविंग्स में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। चौथा, न्यूट्रिशन की प्रोसेस करनी चाहिए लिविंग्स को। पांचवा, डाइजेशन की प्रोसेस होना चाहिए। छठा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम नहीं है,
इसका मतलब वो लिविंग नहीं है, इसका मतलब वो सजीव नहीं है। तो अभी तक की क्लास में आपने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, और कल मैं बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस लिखवाऊंगी आपको। उसके बाद कल अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज मैं थोड़ा पहले ही छोड़ रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है बच्चों। 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा तो अपनी क्लासेस बिल्कुल सही से चलने लग जाएंगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, सर से आप बोल देना प्लीज बच्चा, सर से बोल देना कि सर आपने 22 मिनट की वीडियो में आपका साउंड नहीं आया था, तो सर समझ जाएंगे, सर शायद उसको रिपीट कर देंगे। मेरे से बोलने से क्या होगा बेटा, सर से बोल देना ये बात, ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। कोई डाउट हो तो कल की क्लास में आपसे पूछूंगी। कल मिलते हैं आपसे, कल भी इवनिंग में ही क्लास रहेगा 1-2 दिन के लिए। देखो मैं एसी भी नहीं चला रही हूँ, पसीना देख रहे हो कितनी एटीपी खर्च कर रही हूँ मैं अपनी, ये देखो है ना, पसीना देख रहे हो, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है ना, इसलिए एसी भी नहीं चला रही हूँ ना फैन चला रही हूँ। थैंक यू सो मच। चैप्टर देखेंगे कौन सा स्टार्ट